हेलो वरुण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। और आप सभी लोगों को आज धनतेरस है। धनतेरस की ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों को अगले साल दीपावली से पहले सिलेक्शन हो जाए, जॉब हो जाए। नहीं, सरस्वती की आप पर कृपा हो, लक्ष्मी की आप पर कृपा हो, ऐसी शुभकामनाएं मां सरस्वती और लक्ष्मी से करते हैं। चलिए तो आइए हम लोग साइंस के महासंग्राम में आज मिलते हैं पुनः अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर। और आप सभी लोगों का क्लास आज लास्ट होगा, फिर आपको कल से दीपावली की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आपको दीपावली और छठ नहीं मनानी है, आप याद रखें मेरे दोस्त, क्योंकि आप यदि इस बार दीपावली और छठ अपने पढ़ाई पर अपने संपूर्ण कंसंट्रेशन को देते हैं, तो अभी चूंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम है, तो आने वाले अगले साल दीपावली से पहले आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में होंगे और आपकी दीपावली काफी बेहतर तरीका से गुजरेगी। इसलिए छुट्टी में भी 2 घंटे का टारगेट बनाएंगे, जिसका जो पोर्शन कमजोर है उसको अच्छी तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये मेरे दोस्त कि हमारे YouTube चैनल पे आपके लिए न्यूमेरिकल्स का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ट्रिकी जीएस का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी का अलग बना हुआ है। बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एनसीईआरटी का अलग बना हुआ है, तो वहां से वीडियो कंटेंट को आप लोग देखेंगे, वहां से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को जब देखेंगे तो शायद आपकी नॉलेज इस छुट्टी में और भी ज्यादा इंप्रूव हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीका से इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। चलिए, कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं? सभी लोगों को, जो भी लोग जुड़ चुके हैं, सबको मेरा गुड इवनिंग है, नमस्कार है। सभी लोग लाइक और कमेंट करते जाएंगे, इस वीडियो को शेयर करते जाएंगे ताकि मैं आपके दोस्तों से मिल सकूं। चलिए तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। कल से बस सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे का टारगेट बनाना है कि आपको साइंस का रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल से, आप अपने यूट्यूब चैनल राहुल सवर्णा जीएस से जरूर करेंगे। छुट्टी आपको नहीं मनानी है, आपको अगले बार दीपावली और छठ अच्छे से मनाना है। क्लियर ना? इस बार आप जो है अपनी पूरी कंसंट्रेशन आप अपनी पढ़ाई पर देंगे ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए। क्लियर बाबू? चलिए तो कमेंट करते जाइए आंसर इसका क्या होगा, और लाइक भी आप लोग करते जाएंगे। लाइक कमेंट करने में, शेयर करने में कोई कोताही ना करेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। ये कौन पीपीटी लगा दिया? कौन लगा दिया? हेलो हेलो, चलो कोई बात नहीं। चलिए तो आज संयोग से आंसर, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर देखिए आपका रेड किया हुआ है। ये टेक्निकल जो आप आंसर की आपके लिए बनाया जा रहा था देने के लिए, वो वही सेम टू सेम पेस्ट हो गया है। खैर कोई बात नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ताकि आपको टाइम मिलता, आप इसको सोचते इसका आंसर क्या होगा। तो अभी आपके सामने है, तो एक फर्स्ट रिवीजन हम लोग इस सेशन का कर लेते हैं, कोई चिंता नहीं करनी है। चलिए आप लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे। गुड इवनिंग कौन लोग जो ये आर के रवि एसडीएम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू। चलिए तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि ओलव धातुओं की कटिंग और वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रम में से किसका उपयोग किया जाता है। कहता है कि ओलव धात्विक कटिंग, यानी ओलव का मतलब होता है जिसमें लोहा का अंश ना हो। ओलव का मतलब क्या हो गया भाई? तो जिसमें लोहा का अंश ना हो, वैसे के बारे में बोल रहा है कि उसका यदि कटिंग करना होता है, अर्थात यदि उसको काटना होता है या फिर उसको वेल्डिंग के लिए करना होता है, तो उसकी जगह हम लोग क्या, किसका प्रक्रम का प्रयोग करते हैं? तो उसमें अक्रिय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई? आंसर भी आपका बोल्ड किया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? तो आपका अक्रिय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का यूज किया जाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको स्थित है, यानी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो कहां स्थित है? तो आपके सामने आपका आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। यानी आज आपकी सेशन में फास्ट रिवीजन कर पाएंगे आप। जल्दी जल्दी जो है आंसर देखते जाइए और बोलते जाइए। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? तो आपका आंसर देहरादून होगा।
क्लियर। चलिए अगला कहता है समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा। आपका समुद्री जल में जैसे सोडियम भी रहता है, क्लोरीन भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, ये सारे रहते हैं, लेकिन उसमें आपका क्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी आपको सोडियम की बात किया जाएगा, आयोडीन की बात किया जाए, पोटेशियम की बात किया जाए, तो ये सबके सब जो है वो आपको समुद्र के जल में रहता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा की बात किया जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रहता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्लोरीन हो जाएगा। यानी सबसे अधिक मात्रा में जो है वो आपको क्लोरीन रहता है। क्लियर भाई। चलिए अगला कहता है सूखने पर कास्ट होता है। यानी कास्ट का मतलब होता है लकड़ी का। कास्ट जो होता है वो आपको, जिसको आप बोलते हैं लकड़ी, तो आपका लकड़ी में गुण क्या होती है, जब वो सूखता है तो सिकुड़ जाता है, जब वो सूखता है तो सिकुड़ जाता है, और जब वो भींगा रहता है तो वो फैला रहता है, मोटा हो जाता है। ध्यान देना है, सूखता है तो सिकुड़ जाता है, सौ से सूखना सौ से सुकड़ना, और जब वो कच्चा रहता है तो फैल जाता है, कच्चा रहता है तो फैल जाता है, सूख जाता है तो सिकुड़ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर आपका बोल्ड किया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी सिकुड़ जाता है। जब वो ये सूख जाता है तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। अगला है कि बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है, क्यों पता है, क्योंकि बर्फ जो होता है वहां फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है, अतः बर्फ पर चलने के बाद लोग फिसल जाते हैं। क्योंकि चलने के लिए क्या है, जैसे आप चलते हैं तो आपको चलने के लिए क्या है, फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। तो आपके पैर और अर्थ सरफेस के बीच यदि फ्रिक्शन ना हो तो आप आसानी से चल नहीं पाओगे। तो यदि वहां फ्रिक्शन बर्फ पर काफी कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है, अतः लोग आसानी से फिसल जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा वहां घर्षण नहीं हो रहा है, इसी वजह से क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। वहां घर्षण, आवाज नहीं क्या, हेलो हेलो, वहां पर घर्षण नहीं रहता है, इसी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। पक्का ना। चलिए क्लियर हो गया बाबू, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कार में चौक का उपयोग किया जाता है ईंधन की बचत करने के लिए। नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि कार जो है उसमें चौक इस्तेमाल क्यों किया जाता है। चौक हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईंधन की बचत के लिए, यानी ईंधन जब सेव करना होता है तो गाड़ी को हम लोग क्या करते हैं, चौक में डाल देते हैं। किसके लिए, तो ईंधन को सेव करने के लिए। क्लियर बाबू। अगला तरंगधैर्य सामान्यतः निम्नलिखित में से मापा जाता है। देखिए तरंगधैर्य जो है, इसको जैसे हिंदी में इस तरंग को कहा जाता है वेव, और धैर्य को कहा जाता है लेंथ। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया बाबू रे, तो इसका इंग्लिश हो गया वेव लेंथ। इसका इंग्लिश क्या होगा भाई रे, तरंगधैर्य को इंग्लिश में कहा जाता है वेव लेंथ। तो इसको किस में मापा जाएगा, तो इसको मापा जाता है मीटर में। तो तरंगधैर्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तरंगधैर्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी तरंगधैर्य का एसआई मात्रक मीटर। क्लियर ना। एकदम एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए, और आंसर भी बोल्ड किया हुआ है, रेड किया हुआ है। आप लोग आंसर देखते जाएंगे और दिमाग में इसको रिवीजन करते जाएंगे, आप इसको याद करते जाएंगे। क्लियर भाई। और फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर आज चूंकि धनतेरस है तो घर में अच्छा अच्छा खाना भी बना होगा, नहीं मम्मी इंतजार में होगी कि बेटा क्लास करके ऑनलाइन आएगा तो फिर खाना भी खाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, और जाइए आराम से खाइए। आप सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आप सभी लोगों को, आपके और आपके परिवार वाले सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी छठ, क्योंकि अब हम आपसे मिलने वाले हैं छठ के जस्ट बाद, इसलिए एक ही साथ आप लोगों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। क्लियर। चलिए अगला कहता है एलपीजी में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन समावेश रहता है। देखिए आपका एलपीजी का मतलब क्या होता है पता है, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपका एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो एक प्रकार का गैस है जिसमें मुख्य रूप से दो गैस रहता है। कौन कौन सा रहता है, एक C4H10 रहता है और दूसरा C3H8 रहता है। अर्थात इसमें आपका ब्यूटेन भी रहता है और इसमें आपका प्रोपेन भी रहता है, यानी ये ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बना होता है। कौन सा, एलपीजी।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये आपको ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है। क्लियर? अगला है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? देखिए, हाइग्रोमीटर के का यूज जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड कभी कभी पूछता है, वो है हाइड्रोमीटर। यदि हाइड्रोमीटर पूछा जाए तो उस किसके लिए? तो वो डेंसिटी के लिए। हाइड्रोमीटर पूछेगा तो डेंसिटी के लिए, और हाइग्रोमीटर पूछेगा तो आर्द्रता के लिए। तो ये था आपका हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। किसके लिए भाई? तो सापेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर घनत्व की बात होती तो हाइड्रोमीटर होता, घनत्व की बात होगी तो भाई हाइड्रोमीटर होगा। क्लियर ना? चलिए, एकदम आप लोग लाइक करते जाएंगे, कमेंट भी करते जाएंगे और शेयर भी करते जाएंगे। जल्दी जल्दी बाबू आप लोग कीजिए। और जितने भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पीछे का जो भी वीडियोज, जो भी आपका क्लास छूट जाता है, चाहे मैराथन का हो या रेगुलर क्लास हो या फिर स्टैटिक का हो, करंट का कोई भी हो, आप उसको रिवीजन किया कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी सारी वीडियोज पड़ी रहती है, वो खत्म नहीं होता है। तो आप जब चाहे, जब टाइम मिले, टाइम निकाल कर उन सारे क्लास को रिवीजन कीजिए। जितना आपको छुट्टी मिलती है, पर्व त्योहार मिलता है, उसमें और भी ज्यादा पढ़ने का आप लोग काम कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर हाइग्रो था, तो आपका आंसर क्या हो गया? सापेक्षिक आर्द्रता। अगला देखिए आपका क्या कहता है कि हरे और स्वच्छ उत्पाद का लक्ष्य क्या है? देखिए, हरे और स्वच्छ उत्पाद का लक्ष्य है कि जितना भी आपका अवशिष्ट है वो काफी कम से कम हो, अर्थात अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, यानी अवशिष्ट जो है वो आपको कम से कम हो, एकदम न्यूनतम हो जाए। अगला कहता है कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग। यदि एल्यूमिनियम पर आप कोई लेप चढ़ाते हैं तो उस लेप यानी ऑक्साइड का लेप चढ़ता है तो उसको एनोडाइजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग। और लोहा पर जब आप लेप चढ़वाते हैं तो उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। ध्यान देंगे, जब लोहा पर लेप चढ़ाया जाता है तो उसको गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है, और जब एल्यूमिनियम पर चढ़ाया जाता है तो इसको एनोडाइजिंग कहा जाता है। क्लियर बाबू? चलिए, अगला है कि उच्च वेग इस्पात में मुख्यतः मिश्र धातु तो कौन सा है? तो उच्च वेग इस्पात जो होता है उसमें आपको टंगस्टन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? तो टंगस्टन का यूज किया जाता है। अगला, रेलवे की रेल पटरियां समांतर निम्नलिखित में से बनी होती है। तो रेलवे की रेल पटरियां जो होता है उसमें आपका 0.8 से 0.9% कार्बन वाली मिश्र धातु स्टील रहता है। यह हमेशा याद रखिएगा, रेल की पटरियां जो है वो लोहा का बना हुआ नहीं होता है, रेल की पटरियां स्टील का बना होता है। जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8 से 0.9 मतलब 1% से भी कम कार्बन रहती है, और उसमें लोहा, निकेल, क्रोमियम ये सबको मिलाकर तैयार किया जाता है। अर्थात रेल की पटरियां एक मिश्र धातु से बना है, और वो मिश्र धातु कौन सा है? तो आपका स्टील है, जिसको आप इस्पात कहते हैं। हिंदी में स्टील को क्या कहा जाता है बाबू रे? तो हिंदी में कहा जाता है इस्पात, अर्थात इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? अगला कहता है कि एक व्यक्ति समीप की वस्तु को ठीक ठीक नहीं देख पाता है, वह पीड़ित है हाइपरमेट्रोपिया से। यदि नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है, इसका मतलब है उस व्यक्ति में क्या है कि आपको दूरदृष्टि दोष है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिख जाती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। तो यह कहता है कि व्यक्ति समीप की वस्तु को ठीक ठीक नहीं दे पाता है, इसका मतलब उसमें क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है, अर्थात दूरदृष्टि दोष है। क्लियर ना? चलिए, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला कहता है ऊष्मागतिकी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ऑलवेज कंजर्व रहता है, उसे ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। वो क्या होता है? सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में वो जो है वो कन्वर्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो आपको परिवर्तित होता है। अगला, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी।
ये जो है बुद्धिमान आदमी का क्या है भाई पता है? ये बुद्धिमान आदमी का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अगला कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो पात्र की आकृति पर। द्रव के भीतर ये आपका प्रेशर जो है वो उसकी आकृति पर डिपेंड करता है कि आकृति किस तरह का है। अगला, बिजली घरों से उच्च विभव पर विद्युत क्यों भेजा जाता है? संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए, कम करने के लिए भेजा जाता है। तो चलिए आज आपका ये फर्स्ट क्लास हो गया। किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? धारा मापी के साथ समानांतर क्रम में अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि आप उसको जोड़ते हैं तो छोटा सा प्रतिरोध जोड़कर जो है उसको किया जाता है धारा मापी के रूप में। क्लियर ना? और लास्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम जो है ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम किससे भाई? तो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज जो आप ये सेशन देख रहे थे इसमें काफी कम समय में काफी अधिक से क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो गया। ये फर्स्ट डिवीजन की क्लासेस थी और चूंकि आज धनतेरस है तो बहुत ज्यादा आज आप लोग बिजी भी होंगे अपने घरों में दिया जलाने में, सामान खरीदने में, दिन भर मार्केटिंग भी किए होंगे। चलिए इसका आप फर्स्ट डिवीजन आप देख लिए। जो लोग लेट से जुड़े वो इसका रिवीजन कर लेंगे और आज से आपका जो ये लाइव है ये अब चलेगी छठ पूजा के बाद। तब तक आप लोग टारगेट बनाकर 2 घंटे पर डे जो है आप प्रीवियस वीडियो जो भी आपका है उस वीडियो को आप लोग देखेंगे, जिनके लिए जो एग्जाम आगे सामने है, जैसे बीपीएससी का महामैराथन भी है, बीपीएससी शिक्षक का महामैराथन है, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का, दरोगा का, एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का, ट्रिकी जीएस का, न्यूमेरिकल्स का, जिसके लिए जो यूजेबल है आप लोग उसको देखेंगे। आप सभी लोगों को, आपके पूरे परिवार को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।